इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कोरोना संकट के इस दौर में इलाज अस्पतालों में तो हो ही रहा है, लोग घर बैठे भी तरह तरह के टेस्ट कर रहे हैं, नुस्खे अपना रहे हैं। फेफड़ों में ज्यादा इंफेक्शन है या कम, इसकी जांच के लिए लोग घर बैठे तरह तरह के टेस्ट कर रहे हैं। कोई सांस रोक रहा है, कोई 6 मिनट का वॉक टेस्ट कर रहा है। क्या सचमुच ये टेस्ट कारगर हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए देश के 2 बड़े डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एम्स के डॉक्टर हितेश वर्मा हैं और डॉक्टर हितेश महाजन हैं हमारे साथ, और नागपुर से सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुशील मंधानिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीनों डॉक्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर हितेश, सबसे पहले तो ये बताइए, जो 6 मिनट का वॉक टेस्ट है, क्या ये वाकई कारगर है? इससे इंफेक्शन का पता चलता है? देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज काफी इम्पोर्टेंट है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है रेगुलर एक्सरसाइज को 30 मिनट्स पर डे है। 6 मिनट थोड़ा इनसफिशिएंट होता है, लेकिन हाँ, अगर कोई कर पाता है रेगुलर वॉक टेस्ट तो ये अच्छा मेथड है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज मिनिमम रिक्वायरमेंट है 30 मिनट। 30 मिनट से कम रेगुलर डेली एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। इससे हमारा ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होता है, हमारी एंजाइटी लेवल रिड्यूस होता है और हमारी ब्रीदिंग इम्प्रूव होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स मिनिमम होनी चाहिए। इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव हो रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन है तो लोग कम घर पे रह रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो रेगुलर एक्सरसाइज से डाइजेशन भी इम्प्रूव हो सकता है। तो मिनिमम 30 मिनट चाहिए। डॉक्टर सुशील, क्या सांस रोककर फेफड़ों की क्षमता चेक करना कारगर है? देखिए, कैसा है कि जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे 6 मिनट वॉक टेस्ट, हमको ये जानना पड़ेगा कि 6 मिनट वॉक टेस्ट का उद्देश्य क्या है। क्योंकि क्या इस कोरोना में कई बार ऐसा होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज होता है, लो, मॉडरेट और सीवियर। तो जो साइलेंट हाइपोक्सिया है उसको पकड़ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये हम पकड़ पाते हैं तो हम जानवरों को बचा सकते हैं। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट का उद्देश्य ये है। और रही बात सांस रोकने की क्षमता, तो दैट इज कॉल्ड एनेरोबिक बॉडी की क्षमता का एनेरोबिक रिक्वायरमेंट या कैसा है वो आपको सांस रोकने की क्षमता से बता सकता है। और अगर जिसकी सांस रोकने की क्षमता अच्छी है या जो प्राणायाम की जो क्रियाएं कर रहे हैं रेगुलरली, उनकी बॉडी की जो लंग की एक्सपेंशन कैपेसिटी है, लंग की डिफ्यूजन कैपेसिटी है, वो बेहतर होती है। और ऐसे पेशेंट्स कोविड में अगर इन्फेक्शन होता है तो इनका लंग इतने कैपेसिटी में होता है कि वो उसको टॉलरेट कर सके, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब बढ़ती है तो लंग की कैपेसिटी ऑलरेडी उतनी अच्छी होती है कि जो रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके। डॉक्टर हर्ष, जो ये प्रोन पोजीशन कहते हैं, पेट के बल लेटने में क्या ऑक्सीजन लेवल वाकई बढ़ता है? जी अर्चना जी, ये सही बात है, पर ये बताने से पहले मैं 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है उसके बारे थोड़ा बता दूं कि इसका फायदा क्या है। ये इसलिए होता है कि कई बार कोरोना के मरीज जो हैं उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं होती। ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज भी है और बहुत कम लक्षण, थोड़ी सी खांसी हुई, थोड़ा सा बुखार हुआ, लगता ये है कि आदमी एकदम सही है, पर अंदर से उसके प्रॉब्लम हो रहा होता है। लंग्स के अंदर प्रॉब्लम हो रहा होता है, जो आर्टरीज हैं उनमें प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिसका कि बाहर से पता नहीं चलता। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट एक टेस्ट है जिससे हम अनफोल्ड कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को। हम कमरे के अंदर, क्योंकि ये मरीज तो आइसोलेटेड होते हैं, कमरे के अंदर हैं, तो 6 मिनट के लिए उन्हें चलाया जाता है अपनी जो उनकी क्षमता है चलने की। और अगर छोटा कमरा हो तो जैसे हम एनसीसी या आर्मी में कदम ताल करते थे वो किया जा सकता है। और उससे क्या है कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन, हमें एक ऑक्सीमीटर से अपना चेक भी करना है, ये टेस्ट करने से पहले और 6 मिनट के बाद अगर ये ऑक्सीजन सैचुरेशन 3 से 5% गिर जाता है नीचे, तो हमें पता चलता है कि हालांकि हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं है, पर हमें अंदर लंग्स में कुछ प्रॉब्लम जरूर है जो कि ये कम हो गया। और इसका आइडिया ये है कि हमें पता चल सके, हम अपने डॉक्टर से बात कर सके कि हालांकि मैं ठीक लग रहा हूं, पर मेरे को 6 मिनट वॉक टेस्ट फेल हो गया है, मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ गई है, इसके चलते अब मेरे को क्या करना है। जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो 3 मिनट वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। और अगर उसी में ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाती है तो फिर उसका ठीक से इलाज किया जा सकता है। ये भी हो सकता है
अगर 93, 90, 91 पे पहुंच जाए तो शायद हॉस्पिटल जाना पड़े, और 90 से अगर नीचे आ गई तब तो शर्तिया ही हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये इसका उद्देश्य है। बाकी आपने सवाल किया प्रोन पोजीशन का। प्रोनिंग जो है वो पेट के बल लेटना या साइड में लेटना, इसको कहते हैं। प्रोनिंग का असली अर्थ तो यही है, पेट के बल लेटना। और इससे देखा गया है कि जो मरीज जिनको की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है जब सीधे लेटे होते हैं, उनको हम पेट के बल लेटाएं तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाती है, और ये देखा गया 8 से 10% बढ़ सकती है। तो इससे घर में रहते ही कई बार ऑक्सीजन शॉर्ट होती है, सिलेंडर नहीं मिला या कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, हम उसे बढ़ा नहीं सके, तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर है जिसको घर में किया जा सकता है और ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है तो आप नहीं जाएंगे। आपको अगर प्रॉब्लम है आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर के साथ भी, आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रही है, कंसल्टेशन करके वो बता सकते हैं आपने प्रोन लेटना है और उससे ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ रही है। पर ओवरऑल सिचुएशन को देखते ये नहीं है कि सिर्फ प्रोनिंग से ही आप बच जाएंगे। हो सकता है कई मरीज सिर्फ प्रोनिंग, जिनको माइल्ड डिजीज है और 93 से नीचे, 94 से नीचे ऑक्सीजन गई है, इसी से ही उनका काम चल जाए और वो तंदुरुस्त हो जाए कुछ दिनों में। पर कईयों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ जा सकता है। बिल्कुल, तो ये आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। डॉक्टर हितेश वर्मा, अगर लंग्स डैमेज हुए हैं या हो रहे हैं तो ये डैमेज रोकने के लिए कोई ऐसी थेरेपी है, लंग्स थेरेपी, जो घर में कर सकते हैं? एक तो हम ब्रीदिंग टेक्निक जो हमारी है कि सांस कैसे लेना है, वो टेक्निक ठीक होनी चाहिए। नाक से सांस लेना, आराम से सांस लेना और गहरी सांस लेकर हम अपने लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक 4, 7 और 8 वाला एक फॉर्मूला है जिसमें आप 4 मिनट के लिए सांस अंदर खींचें, 3-4 सेकंड के लिए, और 3 सेकंड के लिए हम उसको होल्ड करें और 1 सेकंड में हम उसको निकालें। तो एक ये भी तरीका है। और एक तरीका ये है कि हम जब गहरी सांस लेके जब उसको सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं तो उसको मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें। इससे जो क्या होता है कि जो एल्वियोलाई, जो लंग में जो लोएस्ट यूनिट है जहां से गैस का एक्सचेंज होता है, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग बेटर होती है। गैस एक्सचेंज जो डेड एयर है जो हमारे लंग में रहती है, जो कि करीब 150 ml के आसपास नॉर्मल बंदे में होती है, तो वो रिड्यूस की जा सकती है। तो इससे हम लंग की कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं। और हम जैसे और गैस जैसे फाइब्रोसिस हो रही है, अगर कोई बंदा एनीमिक है तो आयरन रिच डाइट, घर में पौधे लगाना जिससे घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी करने से ऐसे मरीजों में थोड़ा वो बेहतर महसूस कर सकते हैं, अदर देन जो हम एक्सरसाइज बता रहे हैं उसके अलावा। बिल्कुल। डॉक्टर सुशील मंधानिया, कितना ऑक्सीजन लेवल सही रहता है फेफड़ों के लिए, यानी कितना तक हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है? देखिए, अभी काफी लेवल पे पैनिक हो रहा है और लोग बार बार अपना ऑक्सीजन देखते रहते हैं। तो हमको इनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जताना कि अगर आपका 94 या 94 के ऊपर है तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें। पर एट द सेम टाइम इनको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि बार बार अपनी जागरूकता बनाए रखें। जैसे कि सर ने बताया था 6 मिनट वॉक टेस्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आपके साइलेंट हाइपोक्सिया को एक्सपोज करती है। और ऐसे मरीज में जिसमें 6 मिनट वॉक टेस्ट पॉजिटिव आती है, जिसका मतलब होता है कि 94 के नीचे जाना या 3% की बेसलाइन से नीचे जाना, ऐसे मरीजों में संभावना रहेगी कि इनको हायर सेंटेंस की जरूरत पड़े। और अगर हम इनको जल्दी पकड़ पाते हैं तो ऐसे जो मरीज है जो सडन डिटेरियोरेशन आप सुनने में आता है कि भाई ये पेशेंट तो अच्छे थे, घर पे नॉर्मल थे और एकदम से डेथ हो गई, तो दीज आर दोस हाई रिस्क पेशेंट्स जहां पे हम पकड़ सकते हैं जल्दी लेवल पे और इनको हायर सेंटर्स पे रेफर कर सकते हैं ताकि उनकी आगे डिटेरियोरेशन से रोक सके उसको। डॉक्टर हर्ष महाजन, ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है पेशेंट का, 93 से कम है, तो उसे डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए, ये आप सब कह रहे हैं। लेकिन कितना लेवल होता है जो अलार्मिंग होता है कि जिसमें आपको तुरंत कंसल्टेशन की या हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की जरूरत है ही? ये 90 से नीचे अगर जाता है तो वो एक साइन है डेंजर का, और दैट इज 90 विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑक्सीजन, विदाउट प्रोनिंग। अगर 90 से नीचे गया तो इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है ही है।
हाँ, जब तक आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते, आपके पास अगर साधन है तो आप ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन कीजिए घर के अंदर रहते ही, और प्रोनिंग कीजिए, क्योंकि उससे भी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाती है। पर 90 से नीचे एक वार्निंग साइन है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर हितेश वर्मा, आजकल लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं और खुद से भी ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं घर में। ये कितना ठीक है और इसका सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे सर ने बताया है कि 94% से अगर नीचे मतलब बड़ा ज्यादा है सैचुरेशन, तो उनको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। और जिनका 90 से 94 में रहता है और जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, केयर में नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों को ऑक्सीजन लेना चाहिए। जैसे कंसंट्रेटर अगर हैं तो उससे हम 5 लीटर से मैक्सिमम, कुछ कंसंट्रेटर 10 लीटर तक भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो उससे ज्यादा अगर आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तब तो आपको अस्पताल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जिससे ऑक्सीजन ले सकते हो। और उसका जो प्रेशर लेवल है वो आप सैचुरेशन से देख सकते हैं, बट ये डॉक्टर की सलाह पर ही उसका कितना हमने ऑक्सीजन खोलना है, कितना प्रेशर रखना है, वो कंप्लीटली डॉक्टर की सलाह से ही करें, क्योंकि इससे फिर फॉल्स अलार्म क्रिएट होता है, जिसकी वजह से कई बार मरीज ज्यादा सीरियस कंडीशन में चला जाता है। और उसके बाद कई बार जैसे हॉस्पिटल बेड की इस टाइम शॉर्टेज है, तो उस कंडीशन फिर मरीज की हालत ज्यादा खराब हो सकती है। तो उनको जब भी ऑक्सीजन की, जिनको 94% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो ऑक्सीजन ले सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की कंट्रोल कांटेक्ट में रहें रेगुलरली। और यही मैं सलाह देना चाहूँ। बिल्कुल। और अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या ब्रेथलेसनेस हो रही है तो ये कितना चिंताजनक है और कितना खतरनाक है, इसका जवाब भी हम जानेंगे। डॉक्टर हर्ष और डॉक्टर मंदानिया हमारे साथ हैं, साथ साथ डॉक्टर हितेश वर्मा भी हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। डॉक्टर महाजन, जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इस बीच व्हाट्सएप पर तमाम तरह के प्रिस्क्रिप्शंस भी वायरल हो रहे हैं। क्या एक मरीज के लिए जो दवाइयां हैं वो दूसरे के लिए ठीक है, और बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों को लेना कितना ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक नहीं है अर्चना। ये इनफैक्ट इससे बहुत नुकसान हो रहा है। अभी जैसे मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि सेम सिम्टम होते हुए उसके कई नीचे कारण हो सकते हैं, जो कि एक डॉक्टर ही समझ सकते हैं। और एक प्रिस्क्रिप्शन जो आपके भाई या आपके दोस्त के लिए लिखी गई, या आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाउनलोड कर लिया, उसको अगर आप अपने केस में इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ही होगा, ये मैं शर्तिया कह सकता हूं। क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि आपको प्री एग्जिस्टिंग क्या बीमारी है, क्या आप दवाइयां ऑलरेडी खा रहे हैं, उन दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा, ये दूसरी दवाइयां आपने खा ली, टेस्ट कौन से कराने कौन से नहीं कराने। सो इससे ये भी हो रहा है, आप देखिए कि दिल्ली शहर में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के टेस्ट थे वो गायब ही हो गए, खत्म हो गए। लोगों ने अपने आप आके इतने टेस्ट कराए और प्रिस्क्रिप्शन ले आते थे, तो ये बहुत ही गलत है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सांस फूलने के कितने कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि लंग में इन्वॉल्वमेंट था इसलिए सांस फूला, हो सकता है हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए एकदम सांस फूला। ऐसे केस में आपको भागना है। आप अगर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको पकड़े रहेंगे तो शर्तिया ही कोई क्षति हो जाएगी। तीसरा, कई बार है कि लंग के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, पैर से आते हैं, लंग में चले गए, और फिर एक एक मिनट कीमती है। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको नुकसान ही पहुंचेगा। यानी डॉक्टर महाजन कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में जानकारी आ रही है उससे बच के रहिए, डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, बात जरूर करें किसी तरह का ट्रीटमेंट इलाज शुरू करने से पहले। डॉक्टर महाजन आपका, डॉक्टर वर्मा आपका, और डॉक्टर मंधानिया, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ब्लैक फंगस के शिकार सिर्फ कोरोना मरीज ही हैं? ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हर सवाल का जवाब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। डॉक्टर महाजन, जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इस बीच व्हाट्सएप पर तमाम तरह के प्रिस्क्रिप्शंस भी वायरल हो रहे हैं। क्या एक मरीज के लिए जो दवाइयां हैं वो दूसरे के लिए ठीक है, और बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों को लेना कितना ठीक होगा? ये बिल्कुल ठीक नहीं है अर्चना। ये इनफैक्ट इससे बहुत नुकसान हो रहा है।
अभी जैसे मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि सेम सिम्टम होते हुए उसके कई नीचे कारण हो सकते हैं जो कि एक डॉक्टर ही समझ सकते हैं। और एक प्रिस्क्रिप्शन जो आपके भाई या आपके दोस्त के लिए लिखी गई या आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाउनलोड कर लिया, उसको अगर आप अपने केस में इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान ही होगा, ये मैं शर्तिया कह सकता हूं, क्योंकि आप ये नहीं देख रहे कि आपको प्री एग्जिस्टिंग क्या बीमारी है, क्या आप दवाइयां ऑलरेडी खा रहे हैं, उन दवाइयों का क्या इंटरेक्शन होगा, ये दूसरी दवाइयां आपने खा ली, टेस्ट कौन से कराने कौन से नहीं कराने। सो इससे ये भी हो रहा है, आप देखिए कि दिल्ली शहर में जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के टेस्ट थे वो गायब ही हो गए, खत्म हो गए। लोगों ने अपने आप आके इतने टेस्ट कराए और प्रिस्क्रिप्शन ले आते थे, तो ये बहुत ही गलत है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सांस फूलने के कितने कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि लंग में इन्वॉल्वमेंट था इसलिए सांस फूला, हो सकता है हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए एकदम सांस फूला। ऐसे केस में आपको भागना है। आप अगर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके उसको पकड़े रहेंगे तो शर्तिया ही कोई क्षति हो जाएगी। तीसरा, कई बार है कि लंग के अंदर क्लॉट बन जाते हैं, पैर से आते हैं, लंग में चले गए और फिर एक एक मिनट कीमती है। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में और जो लोग ये कर रहे हैं उनको नुकसान ही पहुंचेगा। यानी डॉक्टर महाजन कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में जानकारी आ रही है उससे बच के रहिए, डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, बात जरूर करें किसी तरह का ट्रीटमेंट इलाज शुरू करने से पहले। डॉक्टर महाजन आपका, डॉक्टर वर्मा आपका और डॉक्टर मंधानी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ब्लैक फंगस के शिकार सिर्फ कोरोना मरीज ही हैं? ब्लैक फंगस से बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, हर सवाल का जवाब जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।